नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में रामधारी सिंह गुप्ता खंड 2 के प्रतिलेखन संख्या 45 के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 90 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसे संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करके इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन को आप जान सकते हैं। साथ ही साथ ऐप पर और भी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, जिनके माध्यम से आप शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा। 5 सेकंड के बाद, तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महोदय, हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने शब्दों का उनके भिन्न देश अथवा भाषा में उद्गम होने के कारण बहिष्कार नहीं किया। सच पूछिए तो सभी जीती जागती भाषाओं का यह एक गुण है कि वे अपने शब्द भंडार को बढ़ाने में हिचकती नहीं, चाहे शब्द किसी भी उद्गम के हों। उन पर अन्य भाषाओं का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सभी जीती जागती भाषाओं में आदान प्रदान होता ही रहता है। इसलिए जब हम हिंदी को भारत के लिए एक सार्वभौम भाषा बनाना चाहते हैं, तो प्रादेशिक भाषाओं के शब्दों और मुहावरों के लिए भी द्वार खुला रखना चाहिए। मैंने ऐसे कई लोगों के लेख देखे हैं जो हिंदी भाषी नहीं हैं और जिन्होंने हिंदी का अभ्यास राष्ट्रीय कामों के लिए ही किया है। उनके लेखों में कुछ ऐसे शब्द और मुहावरे देखने में आए हैं जो अर्थ तो स्पष्ट कर देते हैं, पर आधुनिक हिंदी में प्रचलित नहीं हैं। अन्य भाषा भाषी ऐसे शब्दों और मुहावरों को अक्सर व्यवहार में लाया करेंगे और हम हिंदी भाषियों को उनका स्वागत करना चाहिए, ना कि बहिष्कार। हिंदी सच्चे अर्थ में राष्ट्रभाषा तभी होगी जब भारत के सभी निवासी इसके साथ प्रेम करने लगेंगे और इसकी उन्नति में अपना गौरव मानने लगेंगे। यह भावना तभी उत्पन्न और परिपुष्ट हो सकती है जब वे यह समझने लगें कि हिंदी में कुछ उनकी भी अपनी देन है और हिंदी पर उनका भी कुछ अधिकार है। मैं समझता हूँ कि हमें इस भावना का स्वागत करना चाहिए और इससे डरना नहीं चाहिए। मैं तो यह भी मानता हूँ कि कहीं कहीं हमारे व्याकरण पर भी अहिंदी भाषियों का प्रभाव पड़ेगा और हमको उससे भी नहीं डरना चाहिए। पैरा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हिंदी भाषी और हिंदी संस्थाएं निष्प्रिय भाव से हिंदी की श्रीवृद्धि में लग जाएं, जिससे अन्य भाषा भाषी भी उसके विभिन्न प्रकार के साहित्य से परिचय पाने के लिए उसे सीखना आवश्यक समझें। जिस प्रकार आज कोई भी विद्वान आधुनिक विज्ञान से परिचय प्राप्त करने के लिए यूरोपीय भाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक समझता है।
यदि केवल काव्य अथवा ललित कला संबंधी ग्रंथ ही यूरोपीय भाषाओं में होते तो हमको उन भाषाओं को सीखने की शायद आवश्यकता भी न होती, पर विज्ञान से परिचय प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं का जानना अनिवार्य हो गया है। उसी प्रकार हिंदी भी इतनी समृद्ध होनी चाहिए कि आधुनिक विद्याओं को प्राप्त करने के लिए उसका जानना केवल पर्याप्त ही नहीं, आवश्यक भी हो जाए तथा इस भाषा में मौलिक ग्रंथ भी लिखे जाएं, जिनको पढ़ने के लिए अहिंदी भाषियों के लिए हिंदी सीखना आवश्यक हो जाए। जितनी बड़ी संख्या हिंदी जानने वालों की है, उतनी बड़ी संख्या संसार की 2-3 भाषाओं के बोलने वालों की है। इसलिए यदि इतने लोगों में यह भावना उत्पन्न हो जाए कि वे हिंदी को संसार की भाषाओं में समुचित स्थान उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो हिंदी का गौरव बढ़ेगा। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महोदय, हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने शब्दों का उनके भिन्न देश अथवा भाषा में उद्गम होने के कारण बहिष्कार नहीं किया। सच पूछिए तो सभी जीती जागती भाषाओं का यह एक गुण है कि वे अपने शब्द भंडार को बढ़ाने में हिचकती नहीं, चाहे शब्द किसी भी उद्गम के हों। उन पर अन्य भाषाओं का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सभी जीती जागती भाषाओं में आदान प्रदान होता ही रहता है। इसलिए जब हम हिंदी को भारत के लिए एक सार्वभौम भाषा बनाना चाहते हैं, तो प्रादेशिक भाषाओं के शब्दों और मुहावरों के लिए भी द्वार खुला रखना चाहिए। मैंने ऐसे कई लोगों के लेख देखे हैं जो हिंदी भाषी नहीं हैं और जिन्होंने हिंदी का अभ्यास राष्ट्रीय कामों के लिए ही किया है। उनके लेखों में कुछ ऐसे शब्द और मुहावरे देखने में आए हैं जो अर्थ तो स्पष्ट कर देते हैं, पर आधुनिक हिंदी में प्रचलित नहीं हैं। अन्य भाषा भाषी ऐसे शब्दों और मुहावरों को अक्सर व्यवहार में लाया करेंगे और हम हिंदी भाषियों को उनका स्वागत करना चाहिए, न कि बहिष्कार। हिंदी सच्चे अर्थ में राष्ट्रभाषा तभी होगी जब भारत के सभी निवासी इसके साथ प्रेम करने लगेंगे और इसकी उन्नति में अपना गौरव मानने लगेंगे। यह भावना तभी उत्पन्न और परिपुष्ट हो सकती है जब वे यह समझने लगें कि हिंदी में कुछ उनकी भी अपनी देन है और हिंदी पर उनका भी कुछ अधिकार है। मैं समझता हूँ कि हमें इस भावना का स्वागत करना चाहिए और इससे डरना नहीं चाहिए। मैं तो यह भी मानता हूँ कि कहीं कहीं हमारे व्याकरण पर भी अहिंदी भाषियों का प्रभाव पड़ेगा और हमको उससे भी नहीं डरना चाहिए। पैरा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हिंदी भाषी और हिंदी संस्थाएं निष्पृह भाव से हिंदी की श्रीवृद्धि में लग जाएं, जिससे अन्य भाषा भाषी भी उसके विभिन्न
प्रकार के साहित्य से परिचय पाने के लिए उसे सीखना आवश्यक समझें। जिस प्रकार आज कोई भी विद्वान आधुनिक विज्ञान से परिचय प्राप्त करने के लिए यूरोपीय भाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक समझता है। यदि केवल काव्य अथवा ललित कला संबंधी ग्रंथ ही यूरोपीय भाषाओं में होते तो हमको उन भाषाओं को सीखने की शायद आवश्यकता भी न होती, पर विज्ञान से परिचय प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं का जानना अनिवार्य हो गया है। उसी प्रकार हिंदी भी इतनी समृद्ध होनी चाहिए कि आधुनिक विद्याओं को प्राप्त करने के लिए उसका जानना केवल पर्याप्त ही नहीं आवश्यक भी हो जाए, तथा इस भाषा में मौलिक ग्रंथ भी लिखे जाएं जिनको पढ़ने के लिए अहिंदी भाषियों के लिए हिंदी सीखना आवश्यक हो जाए। जितनी बड़ी संख्या हिंदी जानने वालों की है, उतनी बड़ी संख्या संसार की 2-3 भाषाओं के बोलने वालों की है। इसलिए यदि इतने लोगों में यह भावना उत्पन्न हो जाए कि वे हिंदी को संसार की भाषाओं में समुचित स्थान उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो हिंदी का गौरव बढ़ेगा। स्टॉप।